नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है पर्यावरण का। मैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। 25 प्रश्नों का संकलन है। कल की जो वीडियो आएगी वो ज्योग्राफी की होने वाली है। आप लोग इसी श्रृंखला में देखते रहिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बाकी मैं बता दूँ कि देखने को ये मिला है, पिछले जो मैं टेस्ट 4-5 टेस्ट बना चुका हूँ उनमें एक पैटर्न देखने को मिला है कि धीरे धीरे जिस तरीके से ज्योग्राफी के वीडियोज़ होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, हिस्ट्री में लोगों की दिलचस्पी धीरे धीरे कम रहती है। और ये भी देखा गया जैसे ही प्रश्नों का स्तर बढ़ता है, कि मान लीजिए कोई कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लोगों के जो लाइव चैट में जब मैं देखता हूँ तो लोगों के व्यूज़ क्या होते हैं, धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, तो इसलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा। प्रश्नों का एक कह सकते हैं मॉडरेट तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे। बहुत टफ प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत टफ रहते हैं तो लोग देखते भी नहीं हैं, और जब देखेंगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। इस वजह से आगे ध्यान रखा जाएगा, प्रश्नों को ज़्यादा टफ नहीं किया जाएगा, आसान आसान प्रश्नों को दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि आने वाले समय में ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आने वाले समय में ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज्योग्राफी की, यूपी स्पेशल की, और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद में फिर उनके पार्ट में हम देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की अलग से देखेंगे, मतलब एक एक पार्ट में तोड़ तोड़ कर हम उसको देखेंगे। नदी के वीडियो आ जाएंगे और झील के आ जाएंगे, या फिजिकल ज्योग्राफी पे आएंगे तो उसके साथ में फिर ओशिनोग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के, ये सब सारे वीडियोस वगैरह भी आने वाले समय में फिर इन पे भी कार्य किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक मैंने बताया पर्यावरण का है। 25 प्रश्नों का संकलन है। अंत में हमें आप कितने सही हुए ये जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों का कहना यही है, जब मैं देख रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि प्रश्नों का लहजा टफ ही रखा जाए। तो लेकिन टफ रखने का मतलब क्या है कि मतलब लोगों को देखना भी चाहिए। जब आप नहीं देखेंगे तो फिर टफ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अपने देखने के लिए थोड़ा ना प्रश्न बनाता हूँ, आप लोग देखेंगे तभी तो बनाता हूँ ना। इस वजह से आगे ध्यान रखें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखते हैं पर्यावरण में आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग बताइए एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन 2010, 11, 9, 12। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है सेमोजी पूंगा बोटेनिकल गार्डन। सेमोजी पूंगा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन कलकत्ता, मैसूर, चेन्नई, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी सही है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो है वो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, 2 तथ्य दिए गए, कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। पूछा जा रहा है कि हंगुल रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है। दूसरा है हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में की गई थी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए हंगुल रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है, सही है। रेंडियर को मैं बता दूं कि आपको ये रेंडियर, रेन मतलब उत्तरी, डियर मतलब हिरन, उत्तरी क्षेत्रों में, मतलब कि जो ठंडे प्रदेशों में जो आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जब देखने को मिलता है तो हम देखेंगे कि अलास्का का क्षेत्र हो, नॉर्वे का क्षेत्र हो, और उसके बाद में जब देखेंगे तो रसिया का क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर क्या होता है, रेंडियर वगैरह पाए जाते हैं। तो उसी हंगुल जो है वो रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है, और इस परियोजना की शुरुआत 1970 में की गई थी। दोनों बातें सही हैं। तो हंगुल जो है वो, इसे कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर के दाची गाम नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्रों में देखने में मिलता है। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। झील के किनारे का छिछला क्षेत्र जहाँ अधिक जड़युक्त वनस्पतियाँ उगती हैं उसे क्या कहते हैं।
तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वेलांचली, वेलांचल या वेलांचली क्षेत्र बोलते हैं उसको, वेलांचल क्षेत्र। और ये जब आप झील में देखेंगे तो झील के किनारे जो छिछला स्तर रहता है उसमें जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जड़ युक्त वनस्पतियाँ उगती हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो प्लैंकटन वगैरह ये सब जो चीज़ें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं सरोजावी क्षेत्र। उसके बाद का क्षेत्र, तो उसके बाद में फिर गहरा क्षेत्र वगैरह आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, वेलांचल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। जहाँ सामान्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु हो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा है ओक पर्णपाती वन का वृक्ष है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो जहाँ सामान्य ग्रीष्म में ठंडी शीत ऋतु हो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही बात है। और ओक पर्णपाती वन का वृक्ष है, ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। जल चक्र में जल का क्षय लिंडमान के नियम के अनुसार स्थान परिवर्तन पर 10% होता है। दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के रूप में जीवों के सकल भार का 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए सही कौन सा है, कौन गलत है। देखिए, जलचक्र में जल का क्षय लिंडमान के नियम के अनुसार, लिंडमान का नियम जलचक्र में काम नहीं करता है। तो पहली बात तो ये 10% का कोई वही मतलब ही नहीं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पहली बात पर जलचक्र में जल का क्षय स्थान परिवर्तन पर कुछ भी नहीं होता, लगभग सब जगह सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के रूप में जीवों के सकल भार का 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। गलत। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। तो द्वितीयक प्रदूषक, जब कई प्रदूषक मिल करके एक प्रदूषक बना ले उसको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो इनमें जो पैन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस गैस का वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों में सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लगभग 50% का योगदान यही इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 10, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में किस वर्ष संशोधन करते हुए ध्वनि प्रदूषकों को भी शामिल किया गया। मतलब इसी अधिनियम में ध्वनि प्रदूषकों को भी इसी में शामिल कर दिया गया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही है, 1987 में इसमें वायु प्रदूषकों में ध्वनि प्रदूषकों को भी शामिल कर दिया गया था। चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र घटना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, 1986 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, 1986 में। दरअसल चेरनोबिल को, जो आप फोटो में देखिए चेरनोबिल दिख रहा है आपको, तो दरअसल चेरनोबिल को मैं बात बताऊं कि जब ये नाभिकीय विस्फोट हुआ था तो ये तत्समय जो एरिया इस समय तो देखेंगे तो यूक्रेन में पड़ता है। उस समय सोवियत संघ था, क्योंकि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का भाग था। आगे चल करके जब विघटन हो गया तो वो अलग यूक्रेन देश बन गया। उसमें ये घटना 1986 में घटित हुई थी। काफ़ी लोग मारे भी गए थे और काफ़ी खतरनाक, अब तक के कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक विस्फोटों में से एक रहा है नाभिकीय संयंत्र में की घटना। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। निम्न में से कौन सा पौधा आर्सेनिक को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन 12 का बी सही है, फर्न। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसमें से पहला है क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। दूसरा, क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। दोनों सही हैं। ये लागू क्योटो संधि, जो क्योटो प्रोटोकॉल लागू जो हुआ था 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है, दोनों सही हैं, वैश्विक तापन से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन है ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जैव सुरक्षा समझौते से, जलवायु परिवर्तन से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है, जैव सुरक्षा समझौते से, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो डी सही है, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है, 1972। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब क्षणभंगुर नहीं होता है, पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। मतलब जल्दी खत्म होने वाला, जल्दी समाप्त हो जाने वाला, भंगुर का मतलब यही हुआ। बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ए सही हो जाएगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड क्षेत्र। क्योंकि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा है। जैसे ही वैश्विक तापन की स्थिति बनेगी तो वैश्विक तापन में बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। क्योंकि आप जब देखते हैं, आप भी अपने आसपास की जगहों पे महसूस करते हैं, ये टीवी समाचार वगैरह या जो भी आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें देखने को यही मिलता है कि जब भी वैश्विक तापन की बात होती तो अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या फिर जम्मू कश्मीर की बर्फ़ पिघल रही है, या फिर कोई अलास्का का ग्लेशियर पिघल गया। ऐसी खबरों की चर्चा होती, कभी ये नहीं बात की जाती है कि विश्वतरेखी क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ। क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोग सह लेंगे, लेकिन जब बर्फ़ वगैरह पिघलना शुरू होती है, ग्लेशियर वगैरह पिघलना शुरू होते हैं, तो समुद्र का जल स्तर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इस वजह से समस्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। खास करके समस्या उन देशों के लिए ज़्यादा है जो द्वीपीय हैं। द्वीपीय देशों के लिए, छोटे छोटे देश हैं, मान लीजिए किसी का कोई देश की मतलब कि जो सबसे ऊंचाई का क्षेत्र है, पता चला 10 फीट ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, तो उन सब देशों के लिए थोड़ा ज़्यादा समस्या है। जैसे नौरू हो गया, मालदीव हो गया, और भी कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे आप मलेशिया, माइक्रोनेशिया, इन सभी देशों का जब जिक्र करेंगे, इनमें जितने भी देश आते हैं सबकी स्थिति वही की वही। इसलिए वैश्विक तापन पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को होगी। दिक्कत का कारण है कि ग्लेशियरों का पिघलना, अर्थात आर्कटिक और ग्रीनलैंड क्षेत्र के जब ग्लेशियर पिघलेंगे तब समुद्र का लेवल बढ़ेगा। समुद्र के लेवल बढ़ने से इन सब देशों की समस्या थोड़ा आगे आने वाले समय ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। इसीलिए देखेंगे कि जब वैश्विक सम्मेलन की, जब ऐसे कोई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं इनकी सहभागिता उसमें सबसे ज़्यादा रहती है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का CH2SO4। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। औषधि, भोजन प्राप्ति, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन।
क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्योंकि हम लोगों को महत्वपूर्ण पहलू, अगर जो हम जैव विविधता की बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप केरला का क्षेत्र ले लीजिए, केरला में भी आप चले जाइए, पश्चिमी घाट का क्षेत्र ले लीजिए, तो हमें उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, उससे आप पश्चिमी घाट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप इसलिए उससे एक्सपेक्टेशन आपकी इसलिए ज़्यादा है कि आप उससे औषधियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, या आप उससे भोजन प्राप्ति के स्रोत ढूंढना चाहते हैं, या फिर आप औद्योगिक उपयोग के लिए उसका यूज़ करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल कह सकते हैं सुनिश्चित रूप से प्रक्रिया जो चल रही है वो चलती रहे। अन्य अन्य जीवों में देखेंगे तो पृथ्वी सबकी है, तो कहने का मतलब यही कि आप इससे जैव विविधता को खतरा होगा अगर जो हम क्या करेंगे कि जब औद्योगिक उद्योग से किसी चीज़ जगह का यूज करना शुरू कर देंगे, पश्चिमी घाट को ले लीजिए या जैव विविधता क्षेत्र को हम लेंगे, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन अच्छे से हो सके। और इससे क्या कह सकते हैं, जब आप पारिस्थितिक तंत्र जब अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा तो आपकी इन सब चीज़ों की प्राप्ति तो धीरे धीरे होती रहेगी। जब जंगल होंगे तो आपको उनसे औषधियाँ भी प्राप्त होंगी, आप उनसे भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, औद्योगिक उपयोग के लिए आप उसका ज़्यादा यूज ना करें तो ज़्यादा ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने के लिए एक पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। तो कहने का मतलब यही कि जैसे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, BS4 आ गया, BS6 आ गया, तो एक मानक सेट किए गए, यूरो मानक BS4 भारत स्टेज 6 है इस समय जो चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब कि इसमें मानक तय किए जाते हैं इंजन को लेकर के, इसमें कि मतलब कि कौन सी गैस वगैरह या कौन से जो मतलब कि कौन कौन सी गैसें किस किस हद तक निकलेंगी, उनको लेकर के इंजन में कह सकते हैं उनके मानक वगैरह तय किए जाते हैं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर या कहें कि जो वायु प्रदूषण है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। अन्य अन्य तरीके के फ़िल्टर वगैरह यूज करना, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं, इसलिए मानक वगैरह तय किए जाते हैं। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इनके जो कह सकते हैं जो गैसें वगैरह निकलती हैं, इनका निर्धारण किया जा सके, तो इसी को लेकर के यूरो उत्सर्जन नियम आया था। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ए प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। 22 का ए सही है, प्राकृतिक संसाधन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि हम जो प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से दोहन करें कि भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं, उनका उपयोग कर सकें। पेट्रोलियम संसाधन हो गए या और भी चीज़ें हो गई, वन है, जंगल है, इन सबको अगर जो एक तरफ से काट के चले जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को फिर क्या मिलेगा? आप उनके लिए क्या आप चाह रहे हैं कि औद्योगिक संसाधन, उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आप आने वाली पीढ़ियों को देना चाह रहे हैं? या फिर कहने का मतलब ये है कि सामाजिक संसाधनों की बात हो रही, रीति रिवाजों की बातें इसमें हो रही, या मान लीजिए कोई सामाजिक बस्ती की बात की जा रही। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन है, आप भौतिक संसाधनों को तो आप कह सकते हैं कि आगे भी उनको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, उनका उपयोग कुछ इस मात्रा में किया जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर सकें। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप बताइए कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सभी सुमेलित हैं। वियना सम्मेलन या वियना सभा जो है वो सुमेलित नहीं है। ये 1980 का नहीं है, 1985 का है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं, 24 की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है?
अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र की बात करेंगे तो ये ओस्लो में स्थित है, नॉर्वे में, ओस्लो में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। पोषण श्रृंखला में उत्पादक के समीप जीवों को सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। दूसरा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की दिशा चक्रीय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही, देखिए पोषण श्रृंखला में उत्पादक के समीप जीव को सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, सही है, क्योंकि जो उत्पादक के जितना समीप रहेगा उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपलब्ध होगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, मान लीजिए किसी टिड्डे ने जितनी घास खाई है उसको जो 100 kg या 100 ग्राम उसको ऊर्जा मिली, तो उसके ऊपर वाले में जाएंगे तो 90 मतलब 10% का क्षरण होगा, 90 मिलेगी, मतलब कि 10% का नियम उसमें लगेगा, ऊपर वाले को जो मिलेगी वो बोलेगी 90% का क्षरण हो जाएगा, 10% उसको मिलेगी, तो 100 का 10 कर दीजिए, उसके बाद 10 का 1 कर दीजिए, 1 का फिर 0.10 कर दीजिए, इस तरीके से क्षरण मिलेगी। लेकिन जो उत्पादक के जो जितने समीप होगा उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपलब्ध रहती है। तो पहला जो तथ्य है वो सही हो जाएगा। फिर है खाद्य श्रृंखला में या ऊर्जा प्रवाह की दिशा चक्रीय होती है, ये गलत है, क्योंकि जो ऊर्जा प्रवाह की जो दिशा होती है वो चक्रीय ना हो करके वो होती है एक दिशा। क्योंकि शेर को मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए जैसे चूहे को बिल्ली ने खाया लेकिन बिल्ली को चूहा नहीं खा सकता है, तो जो ऊर्जा की प्रवाह बिल्ली से चूहे में तो नहीं हो सकती, चूहे से बिल्ली जाएगी लेकिन बिल्ली से चूहे में ऊर्जा नहीं आएगी। तो ये क्या है, चक्रीय क्रम में नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ए सही है, केवल 1। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का टेस्ट ज्योग्राफी का, उसके बाद में फिर ज्योग्राफी के ही टेस्ट आएंगे। ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज चलाई जा रही है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज आएगी। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें रहेगा। बाकी आप लोग जो टेस्ट दिए हैं ये वाला, इसमें बताइए आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।